हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में कोई भी एमसीक्यूज़ को लेकर के मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बस आपको सीधा सीधा आंसर बताते हुए चलूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वीडियो में नियर अबाउट 60 या 65 के आसपास क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में व्यवसाय का क्षेत्र कैसा था। तो प्राचीन समय की बात हो रही है, तो प्राचीन समय में उस ज़माने में व्यवसाय का जो पैमाना था, जो क्षेत्र था, वो कितना था। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि प्राचीन समय में व्यवसाय का क्षेत्र सीमित था। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड, बिजनेस और कॉमर्स से रिलेटेड ही आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। एग्जाम्स में इससे 2 या 3 नंबर से बड़े आराम से आपके बन जाते हैं। ठीक है, मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आपको आंसर बताते हुए वीडियो को जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि वीडियो शॉर्ट ही रहे, ज़्यादा लंबा ना हो। प्रश्न नंबर 2 है कि आर्थिक क्रियाओं में किसको शामिल किया जाता है। तो आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है अपने व्यवसाय प्लस पेशा प्लस रोजगार। तो आर्थिक क्रियाएं उन्हीं को कहा जाता है जिनका मकसद होता है लाभ कमाना। ठीक है, और अनार्थिक क्रिया का मतलब होता है सेवा प्रदान करना। तो प्रश्न नंबर 2 में ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि व्यापार का आशय है। ऑप्शन नंबर ए है वस्तु का क्रय विक्रय। ऑप्शन नंबर बी है वस्तु का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी है आपके बीमा एवं बैंकिंग। और ऑप्शन नंबर डी है परिवहन एवं संचार के साधन। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि व्यापार का मतलब ये होता है कि उसमें वस्तुओं का क्रय और विक्रय होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है कि राष्ट्र के आर्थिक विकास का आधार क्या होता है, यानी कि किसी राष्ट्र का विकास करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि व्यवसाय के माध्यम से कोई भी देश, कोई भी कंट्री जो है अपना विकास, अपना आर्थिक विकास कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रमुख उद्देश्य सेवा भाव होता है, यानी कि सेवा भाव का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, यानी कि प्रमुख उद्देश्य सेवा भाव होता है, यानी सेवा करके हम जिसमें पैसा कमाते हैं उसको हम किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम पेशे के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया व्यावसायिक गतिविधि का चरित्र चित्रण नहीं करती है, यानी कि कौन सा ऐसा काम है, या ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है जिससे हमारी व्यवसाय की जो डेफिनेशन है वो उसमें साफ दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सैलरी एंड वेजेस, यानी कि वेतन और मजदूरी, इसका संबंध हमारे व्यवसाय से नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार का एक्सपेंसेज है, खर्चा है जिसको हम देते हैं। और वस्तु एवं सेवा सृजन करना, जोखिम की विद्यमानता और वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री अथवा विनिमय, ये सारे के सारे तीनों ऑप्शन हमारे व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे। वेतन और मजदूरी ये हमारे व्यवसाय का चरित्र चित्रण प्रस्तुत नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलिए। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी विशेषताएं या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो व्यवसाय की विशेषता को प्रकट नहीं करता है। तो व्यवसाय में अपने जोखिम भी पाया जाता है, लेन देन की नियमितता भी पाया जाता है और उपयोगिता का सृजन भी पाया जाता है। तो पारस्परिक असंतुष्टि जो है ये हमारी व्यवसाय की विशेषता नहीं है, तो बल्कि यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि व्यवसाय की विशेषता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप नहीं को कुछ देर के लिए हटा दीजिए और ऑप्शन में जो जो है उसको आप टिक कर लीजिए। ठीक है, लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस पे पारस्परिक असंतुष्टि जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि व्यवसाय का क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो व्यवसाय के क्षेत्र में किसको सम्मिलित किया जाता है, प्रत्यक्ष सेवा को सम्मिलित किया जाता है, या व्यापार की क्रियाओं को, या उपयोग एवं वाणिज्य संबंधी क्रियाएं, या उपयुक्त तो सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो इसमें केवल और केवल व्यापार की क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है कि व्यवसाय के क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है, व्यापार की क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 है कि किस स्थिति को मेक इन इंडिया परियोजना आरंभ की गई थी। जब हमारी मोदी गवर्नमेंट आई थी सन 2014 में, तो उस टाइम ये योजना को लागू किया गया था। तो वो सन तो आपको मालूम है कि 2014, बट वो इसकी डेट आपको नहीं मालूम होगी। तो उसकी जो डेट है वो 25 सितंबर 2014 को जो है मेक इन इंडिया परियोजना का आरंभ किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में सही कथन क्या है, यानी कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो हमारा सही है।
आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, 10वें क्वेश्चन की बात हो रही है। ऑप्शन ए है कि व्यापार का वाणिज्य एक अंग है, व्यवसाय का व्यापार एक अंग है, व्यापार और वाणिज्य एक दूसरे के अंग है, वाणिज्य व्यापार का एक अंग है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा कि व्यवसाय का व्यापार एक अंग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10वें प्रश्न में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है कि व्यवसाय का आशय है, यानी कि व्यवसाय का क्या आशय है, व्यवसाय का विशेषता क्या होती है। आइए ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए कि व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियाएं होती हैं, या वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, या समस्त आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाएं होती हैं, या समस्त वैधानिक क्रियाएं जिनका उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ अर्जित करना होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न में, कि समस्त वैधानिक क्रियाएं जिनका उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ अर्जित करना होता है। यही ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है कि तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिल किस उद्योग का विस्तृत श्रेणी में आते हैं, यानी कि प्राथमिक और उद्योग और द्वितीयक उद्योग की यहाँ पे बात हो रही है कि तेल शोधक कारखाना जो है वो और चीनी मिलें जो है वो किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत आती हैं। तो ये अपनी द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत आती हैं। तो प्रश्न नंबर 12 में ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि तेल शोधक कारखाना तथा चीनी मिलें किस उद्योग के अंतर्गत, तो द्वितीय उद्योग। प्राथमिक उद्योग में उनको शामिल किया जाता है जिनकी नस्लों को सुधार किया जाता है, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन और फसलों का सुधार किया जाता है, तो इसको प्राथमिक उद्योग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जैसे कि रुई की हमारी खेती करना ये प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आता है, कॉटन की खेती करना, लेकिन जैसे ही उस रुई को हम निकाल करके किसी दूसरे काम में उपयोग करने लगते हैं तो वो हमारा द्वितीयक उद्योग हो जाता है। तो फिलहाल 12वें क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है। तो व्यवसाय का उद्देश्य जो ऑफिशियली होता है, सबसे पहले तो उसमें लाभ कमाने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ग्राहकों का सृजन होना चाहिए, यानी ग्राहक को हमको बनाना है तभी हमारा बिजनेस चलेगा, नव परिवर्तन करना चाहिए, यानी कि नए नए कामों को अंजाम देना चाहिए, नई नई वस्तुओं को बनाना चाहिए ताकि कस्टमर हमारी दुकान पे आए। इन्वेस्टमेंट जो है ये उद्देश्य नहीं हो सकता है हमारे व्यवसाय का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करना ये हमारे व्यवसाय का उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 है कि कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित है, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंध रखता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 में जो है, आइए ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं कि लंबे समय तक जीवित रहने वाला, ये तो हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि अतिशीघ्र विकास के लिए, ऑप्शन नंबर डी है कुशलता की वृद्धि के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इसमें जो बिंदु दिया गया है ये तीनों के तीनों बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका अदा करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है, यानी कि यहाँ पे आर्थिक क्रिया की जो बात हो रही है वो उस क्रिया की बात हो रही है जिसमें हम कोई भी लाभ नहीं कमाते हैं। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया में उन क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, और अनार्थिक क्रिया में उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका मकसद लाभ न कमा करके बल्कि सेवा प्रदान करना होता है, तो उसको हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है हमारी निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया नहीं है। तो वस्तुओं का उत्पादन है, वस्तुओं का व्यापार है, पेशेवर सेवा है, समाज सेवा है। ठीक है, तो 15 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया नहीं है। समाज सेवा एक प्रकार की आर्थिक क्रिया नहीं है, बल्कि वो एक अनार्थिक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे सेवा की बात हो रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है तो उसको किस क्रिया के अंतर्गत ले आया जाता है। तो अभी मैंने एक्सप्लेन थोड़ा बहुत, मैं एक्सप्लेन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी करता हुआ भी चल रहा हूँ। तो आर्थिक क्रिया ही ऐसी क्रिया होती है जिसमें उनका लाभ कमाना मेन उद्देश्य होता है। अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। तो 16वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, 17 है कि सबसे व्यापक क्षेत्र किसका होता है? व्यापार का होता है या वाणिज्य का होता है या उद्योग का होता है या व्यवसाय का होता है। ठीक है, तो जो सबसे व्यापक क्षेत्र होता है वो होता है व्यवसाय का क्षेत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यवसाय को जितने लंबे पैमाने पर चाहे हम उसको उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, ऑप्शन तो देखिए लगभग सभी सही हैं। ठीक है, लेकिन जो इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो अपनी व्यवसाय ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 है कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, आइए ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन है हमारा कि लाभ उद्देश्य होना चाहिए, या लाभ सेवा उद्देश्य दोनों होना चाहिए, सेवा उद्देश्य होना चाहिए, या कर चोरी होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 18 में हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि लाभ कमाने के साथ साथ हमको अपना मन ऐसा बनाना चाहिए कि व्यवसाय के साथ साथ दूसरे लोगों की कुछ सेवा भी होती रहे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये वन शॉट वीडियो आपका ट्रेड कॉमर्स और आपके बिजनेस पे ये वन शॉट वीडियो है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 2-3 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा, इसके अलावा कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्योरली मैंने एनसीईआरटी की बुक से ये पीडीएफ कलेक्ट किया है और आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी व्यापार में सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा कार्य है जिसको व्यापार की सहायक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि खनन को जो है व्यापार में सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न नंबर 20 है कि मौसम की भांति व्यवसाय भी हमारे साथ रहता है। यह कथन किसका है? बहुत मशहूर, बहुत फेमस कोटेशन है, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और इंटर के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मौसम की भांति व्यवसाय भी हमारे साथ रहता है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है व्हीलर महोदय ने कहा है। ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा कि व्हीलर महोदय ने कहा है कि मौसम की भांति व्यवसाय भी हमारे साथ रहता है। इनका यही कहना था कि व्यवसाय भी जो है ऊपर नीचे होता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, इसलिए कहा गया है कि व्यवसाय में कभी भी लाभ कमाने की जो दर होती है वो कभी फिक्स्ड नहीं होती है, कभी वो नीचे होगी कभी वो ऊपर होगी। ठीक है, इसलिए उसमें जो लाभ कमाने का जो हमारा फंडा होता है, जो हमारी दर होती है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होती, वो कभी कम कभी ज़्यादा होती है, इसलिए व्यवसाय को एक जोखिम के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 में ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 21 की व्यवसाय के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? यानी कि व्यवसाय के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? मानव की समस्त क्रियाएं आती हैं, मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती हैं, मानव की समस्त अनार्थिक क्रियाएं आती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हमारी कई बार बात हो चुकी है कि व्यवसाय के अंतर्गत उन्हीं क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। एक बात आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना हो सकता है, लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में आपको ये मिलेगा कि व्यवसाय का उद्देश्य ही है कि वो लाभ कमाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, हम उम्मीद और आशा रख सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ हमको कमाने की नीयत से ही हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं, ये हो सकता है, लेकिन हम लाभ ही कमाएंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, तो वो ऑप्शन कभी भी आपके ऑप्शन में सही नहीं हो सकता है। तो फिलहाल 21 क्वेश्चन में आपका प्रश्न नंबर 21 जो है, इसमें बी वाला जो ऑप्शन है कि मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं को ही इसमें शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि मानव की समस्त केवल आर्थिक क्रियाओं को ही इसमें शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है कि इनमें से कौन सी व्यावसायिक क्रिया है? ठीक है, इनमें से कौन सी व्यवसायिक क्रिया है? तो ऑप्शन है मंदिर में पूजा करना, ये तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि ये एक सेवा है, एक धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि माल का क्रय विक्रय करना, ऑप्शन नंबर सी है ग्राहकों के साथ धोखा करना, और ऑप्शन नंबर डी है सरसों के तेल में मिलावट करना। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी ये हमारा ऑप्शन तीनों की तीनों गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें व्यवसाय के दृष्टि से, क्वेश्चन के पूछने की दृष्टि से हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि व्यवसाय है, व्यवसाय क्या है? व्यवसाय एक कला और विज्ञान दोनों होता है। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि व्यवसाय एक कला और विज्ञान दोनों है।
प्रश्न नंबर 24 है कि वह काम जिसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती इसको क्या कहा जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा रोजगार है, व्यवसाय है, उपयुक्त दोनों है, पेशा है। ठीक है, तो पेशे में हमको इसमें प्रश्न नंबर 24 में जो है पेशा नहीं बल्कि इसमें रोजगार ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि रोजगार के अंतर्गत हमको पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है रोजगार को, बल्कि हम ढूंढ करके उसको नौकरी टाइप करते हैं, तो उसी इसलिए इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 है, इसमें ऑप्शन कट गया है पीडीएफ बनाने में, इसके लिए सॉरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसको आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो बेईमानी को आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, वह पेशा जिसमें लोग दूसरों के लिए कार्य करते हैं और उन्हें प्रतिफल के तौर पर पारिश्रमिक मिलता है को क्या कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 27 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि नौकरी जो है ये हम दूसरों के लिए काम करते हैं और प्रतिफल यानी कि उसके बदले में हमको मंथली जो सैलरी मिलती है, ठीक है, इसी को हम नौकरी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किसमें व्यावसायिक गतिविधि का लक्षण नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें व्यवसाय की क्रियाएं झलकती नहीं है, साफ दिखाई नहीं दे रही हैं, बल्कि उनका संबंध लग रहा है कि किसी और चीज़ से होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन है कि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, ये तो व्यवसाय की क्रिया है। जोखिम के विषमता, ये भी व्यवसाय की क्रिया है। वस्तुओं तथा सेवाओं का विक्रय या विनिमय, ये भी व्यवसाय की क्रिया है। वेतन और मजदूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि सैलरी और वेजेस ये हमारी व्यवसाय की क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 है कि व्यवसाय की आधुनिक अवधारणा किस पे बल देती है? व्यवसाय की आधुनिक अवधारणा किस पे बल देती है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि सेवा के साथ हमको लाभ भी कमाना चाहिए, सिर्फ लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन इसमें डी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30 है, ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले कई बार टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में, ठीक है, कि व्यवसाय इक्वल टू यानी किसको किसको प्लस करने के बाद व्यवसाय की स्थापना होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि उद्योग प्लस वाणिज्य को हम व्यवसाय की कैटेगरी में लेकर के आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि वाणिज्य है, वाणिज्य क्या है, किसका अंग है? व्यवसाय का अंग है या व्यापार का अंग है या इनमें से कोई नहीं या उद्योग का अंग है? तो प्रश्न नंबर 31 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि वाणिज्य जो है ये एक प्रकार का व्यवसाय का अंग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 है कि उद्योग अंग है, उद्योग किसका अंग होता है? तो उद्योग हमारा व्यापार का अंग होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि 32 में हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट हो जाएगा कि उद्योग किसका अंग है? तो उद्योग व्यापार का अंग होता है। प्रश्न नंबर 33 है कि व्यापार का अंग होता है, यानी कि व्यापार के अंग किसको कहते हैं? तो वाणिज्य को जो है व्यापार का अंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर है। एक एक क्वेश्चन पूरे डीपली के साथ मैं इसमें आपके साथ शेयर किया हूँ, इसको पीडीएफ में लेकर के आऊँ, आप खुद देख लीजिए कि एक एक क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। उस तरह का क्वेश्चन ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके की यूट्यूब पे वीडियो आपको बहुत मुश्किल है कि मिले। मैं इतना कहूँगा कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको आज की इस वीडियो में एक वन शॉट में 65 के आसपास आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप खुद ही क्वेश्चन देख सकते हो कि कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाणिज्य में सम्मिलित किसको किया जाता है, यानी कॉमर्स में किसको शामिल किया जाता है? कॉमर्स में जो है व्यापार व व्यापार की सहायक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ये भी हमारा क्वेश्चन पिछले 2-3 साल 4 साल में टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है कि रूप उपयोगिता का सृजन निम्न में से कौन करता है? तो रूप उपयोगिता का जो सृजन है वो उद्योग के द्वारा किया जाता है, कि यानी कि किस रूप में किसी वस्तु का निर्माण किया जाना है, तो रूप उपयोगिता को उद्योग में इसको शामिल किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 है कि जो उद्योग दूसरे उद्योग की सहायता सेवा प्रदान करते हैं, जो उद्योग दूसरे उद्योगों की सहायता सेवा प्रदान करते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है?
तो उनको हम नाम जानते हैं सेवा उद्योग के नाम से। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि सेवा उद्योग। प्रश्न नंबर 37 है 37 है कि निम्न में से क्या जननिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि सेकेंडरी की बात हो रही है, जेनेटिक नहीं, फर्स्ट की बात हो रही है। तो 37 का हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का सेकेंडरी उद्योग है। और जो भी ज़मीन से हम वस्तुएं, तेल का कुआं हो, कोयले की खान हो, खदान हो, जब हम कोई वस्तु उसमें से निकालते हैं, कोई सामान उसमें से निकालते हैं, तो ये हमारा जो है जननिक या जेनेटिक उद्योग के अंतर्गत ना आकर के बल्कि हमारा निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बाकी पशुपालन, मुर्गी पालन, पौधारोपण, ये सब हमारा जननिक को ही जेनेटिक उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, तो खनन उद्योग एक प्रकार का निष्कर्षण उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्न में से कौन सा उद्योग सेवा उद्योग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 38 हमारे प्रश्न का जो है प्राविधिक उद्योग, ए हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा उद्योग सेवा उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है, तो प्राविधिक उद्योग इसके अंतर्गत नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 39 कि शिकार करना किसका उदाहरण होता है। ठीक है, 39 ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो शिकार करना एक प्रकार का निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विदेशी व्यापार का तात्पर्य किससे होता है, केवल आयात से, केवल निर्यात से, निर्यात एवं आयात दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो 40 प्रश्न नंबर 40 का जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि निर्यात एवं आयात दोनों से होता है विदेशी व्यापार। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि विदेशी व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, तो विदेशी व्यापार आपके 3 प्रकार के होते हैं। आयात निर्यात तो होता ही है, उसके साथ साथ एक और ऑप्शन आप ऐड कर लीजिए कि पुनर्निर्यात व्यापार को भी विदेशी व्यापार की कैटेगरी में ही शामिल किया जाता है। तो विदेशी व्यापार 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 41 है पुनर्निर्यात व्यापार का तात्पर्य किससे होता है, यानी कि पुनर्निर्यात व्यापार के लिए तात्पर्य है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि निर्यात के लिए आयात करना ये पुनर्निर्यात व्यापार का एक हिस्सा है। प्रश्न नंबर 42 है कि ऐसा उद्योग जिसमें कच्चा माल या अर्धनिर्मित माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है, तो उस उद्योग को क्या कहा जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि उसको हम निर्माणी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 43 है सबसे व्यापक क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन हमारा पिछले आ चुका है। तो इसमें हमारा व्यवसाय का जो है सबसे व्यापक क्षेत्र की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 44 है कि ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है, और 44 का जो हमारा आंसर होगा उसको हम बोलेंगे पुनर्निर्यात व्यापार। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है कि व्यवसाय तथा उसके सहायकों को मिलाकर क्या कहते हैं, यानी कि व्यवसाय तथा उसकी सहायक क्रियाओं को जब मिला दिया जाता है आपस में, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम वाणिज्य के नाम से जानते हैं, कॉमर्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि दो देशों के बीच होने वाले व्यापार कैसा व्यापार कहलाता है, तो ये एक प्रकार का विदेशी व्यापार कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है कि निम्न में व्यावसायिक क्रियाओं का अंग नहीं है, तो व्यापार, उत्पादन, उद्योग, वाणिज्य, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो व्यवसायिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो उत्पादन है, वो व्यवसायिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 48 है कि ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को समर्थन सेवा सुलभ करते हैं, तो ऐसे उद्योग को हम कहते हैं तृतीय उद्योग, यानी कि तृतीय प्रकार के जो उद्योग होते हैं उसको हम समर्थन सेवा सुलभ करना कहते हैं। 49 है कि जोखिम ... का परिणाम होता है। 49 का हमारा जो ऑप्शन होता है अनिश्चितता, क्योंकि जोखिम हमारी अनिश्चितता होती है। ठीक है, जोखिम रिस्क जो है हमारा वो निश्चित नहीं होता है कि हमको इतना ही नुकसान होगा या फायदा होगा। ठीक है ना, जोखिम हमारी अनिश्चितता होती है, वो कितनी भी कम हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है कि निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अनिश्चितता का उदाहरण है। 50 नंबर प्रश्न है ये, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मूल्यों में जो परिवर्तन होता है ये व्यावसायिक अनिश्चितता का एक उदाहरण है। 51 है, 51 नंबर है कि कर्मचारियों की बेईमानी किस तरह का व्यावसायिक जोखिम होता है, तो कर्मचारियों की जो बेईमानी है ये इंसानों के द्वारा ही चोरी डकैती बेईमानी की जाती है, तो इसलिए ये मानवीय
व्यावसायिक जो जोखिम है ये एक प्रकार की मानवीय है। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 है, 52 है, लाभ जोखिम का पुरस्कार है, यह कथन किसका है? ये भी क्वेश्चन आपके पिछले प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। तो 52 का जो ऑप्शन है ये हमारा थॉमसन है कि लाभ जोखिम का पुरस्कार है। ये किसने कहा है, किस महोदय ने कहा है? तो थॉमसन ने इसको कहा है कि लाभ जोखिम का पुरस्कार है। तो 52 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 53 है कि भूकंप किस जोखिम के अंतर्गत आता है? 53 का हमारा आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक कारण के जोखिम, क्योंकि कुदरती तौर पे भूकंप है, जलजला है और बाढ़ का आ जाना है या भूसंकलन का आ जाना है, ये एक प्रकार का प्राकृतिक कारण जोखिम होता है, इसलिए भूकंप भी एक प्रकार का प्राकृतिक कारण जोखिम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 54 की तरफ। 54 हमारा है, निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, पहले आ चुका है। तो विनियोग को जो है इसमें श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। जोखिम शब्द का आशय है जीविका कमाना, यह किस भाषा से लिया गया है? तो 55 का हमारा जो आंसर है वो हमारा बी होगा, ये अरबी भाषा से लिया गया है। जोखिम शब्द का आशय है जीविका कमाना, यह किस भाषा में है? ये अरबी भाषा में। तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। सॉरी, 56 है कि जोखिम क्षति अथवा हानि की संभावना को कहते हैं, यह किस महोदय ने कहा है? जोखिम क्षति अथवा हानि की संभावना को कहते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन हमारा है बुने एवं कुटर्ज का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि बुने एवं कुटर्ज ने कहा है कि जोखिम क्षति अथवा हानि की संभावना को कहते हैं। 57 है इसमें, 57 हमारा प्रश्न नंबर 57 है कि आर्थिक जोखिमों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? यानी आर्थिक जोखिमों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आर्थिक जोखिम में क्या क्या शामिल है। यह धनोपार्जन एवं व्यापार की मौद्रिक क्रियाओं को प्रत्यक्षतः प्रभावित करती है, ठीक है। इनके कारण व्यापार का अस्तित्व तक समाप्त हो सकता है, ठीक है। ये संख्या में बढ़ती रहती है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसमें हमारा ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी को ही जोखिम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 58 है, 58 है कि आर्थिक जोखिम किसको कहते हैं? आइए ऑप्शन को देखते हैं। कर संरचना संबंधी जोखिम, उदारीकरण एवं निजीकरण संबंधी जोखिम, मौद्रिक नीति संबंधी जोखिम या उपयुक्त सभी। तो 58 में हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा कि ये जितनी भी जोखिम है ये सब के सब हमारे आर्थिक जोखिम के अंतर्गत आते हैं। कर चोरी करना उदारीकरण या निजीकरण है, मौद्रिक नीति संबंधी है, सब में पैसों का लेन देन होता है, इसलिए इसको आर्थिक श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। 59 है, 59 है, व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है, यानी कि किसमें जो है व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि एक अच्छे और कुशल प्रबंध की वजह से व्यवसाय की जोखिम की जो मात्रा होती है वो ख़त्म तो नहीं होती है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि फुल्ली तौर पे वो ख़त्म हो जाती है, हाँ कम हो जाती है, ठीक है, अच्छे प्रबंध से। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। 60 है, 60 है, व्यावसायिक जोखिम का अर्थ क्या होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि व्यावसायिक जोखिम का अर्थ होता है कि हानि की संभावना, ठीक है। जब जोखिम ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि अपने व्यापार में कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है या हानि होने वाली है, लॉस होने वाला है, ठीक है। प्रश्न नंबर 61 है, डैश का अर्थ किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने के कारण होने वाली हानि की संभावना है जिसका पूर्वानुमान न लगाया जा सके। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी वैसे इसमें हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जिसका पूर्वानुमान न लगाया जा सके। तो देखिए, लाभ का हो चाहे जोखिम का हो या लॉस का हो, ठीक है, इनका हम कभी भी पूर्वानुमान व्यापार के अंतर्गत नहीं लगाया जा सकते हैं, क्योंकि दुर्घटना पर ब्याज कम व्यापार इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो जोखिम का जो है कभी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो 61 का ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा।
62 है कि उस पुरस्कार को बताइए जो व्यवसायी को जोखिम वहन करने के लिए मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा लाभ होगा। ठीक है, यानी कि पहले आप व्यवसाय शुरू करते हो तो आपको जोखिम उठाना पड़ता है, वस्तुएं आपकी नहीं बिकती हैं, बाद में धीरे धीरे बिकती हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको लॉस उठाना पड़ता है। इतना जोखिम उठाने के बाद जब आपका व्यवसाय चलने लगता है और आपको लाभ ही लाभ होता है, ठीक है, तो जोखिम उठाने के बाद ही आपको वो प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 63 है, व्यावसायिक जोखिम के कारण क्या होता है। ठीक है, व्यावसायिक जोखिम के कारण क्या हो सकते हैं। भौतिक, अभी ये आई एम सॉरी इसके लिए, ये हमारा ये है व्यावसायिक जोखिम के कारण हो सकते हैं। तो 63 में हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा कि भौतिक है, मानवीय है, प्राकृतिक है। ठीक है, व्यावसायिक जोखिम के दोनों कारण हो सकते हैं, ये सभी है। और 64 हमारा है, प्रश्न नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है कि व्यावसायिक जोखिम डैश के कारण उत्पन्न होता है, यानी किसके कारण व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। ठीक है, तो व्यावसायिक जोखिम जो कारण उत्पन्न नहीं होता है, सॉरी मैंने नहीं को देखा ही नहीं, देखिए ऐसी मिस्टेक होती है, मैं खुद अभी नहीं को नहीं देख पाया। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्यावसायिक जोखिम डैश के कारण उत्पन्न नहीं होती है, तो अच्छे प्रबंध के कारण हमारी जो है व्यवसाय की जोखिम उत्पन्न नहीं होती है। तो ये था हमारा 64 क्वेश्चन एक ही वीडियो में, मैं भी ये लास्ट ही क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो एक वन शॉट वीडियो में मैंने 3 टॉपिक से ये क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जल्दी आपको मिलेंगे ऑडिट की पार्ट 7 वीडियो में। ठीक है, कमेंट आई थी कि पार्ट 7 वीडियो जल्दी से अपलोड की जाए, पर्सनल मैसेज किसी ने किया था, तो मैं उस वीडियो को 1 से 2 रोज़ के अंदर जल्दी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।